हमने मान लिया एक वस्तु है पेन, और पेन की संबंधित वस्तु हमने पहले भी कहा था, पेन से संबंधित वस्तु दो तरह की हो सकती है। एक तो पेंसिल हो सकती है, कैसे संबंधित है अभी हम बात करेंगे, और दूसरी पेपर हो सकती है। अब पेन पेंसिल से कैसे संबंधित है, देखिए पेन लिखने का कार्य करती है और पेंसिल भी लिखने का कार्य करती है, दोनों एक ही कार्य करते हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर हम लिखने के लिए पेन का यूज कर रहे होंगे तो फिर हम उसी समय उसी लाइन उसी मैटर को लिखने के लिए पेंसिल का यूज नहीं करते हैं, और अगर पेंसिल का यूज कर रहे हैं तो फिर पेन का यूज नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पेन और पेंसिल में एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करने का कंपटीशन है, एक दूसरे को रिप्लेस करने का कंपटीशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेन और पेंसिल एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तु है। स्थानापन्न मतलब एक दूसरे की जगह यूज में लाई जा सकती है। आपको अगर मैं कहूँ कि आप नाम लिखिए जल्दी से किसी का, तो आप जल्दी से पेन उठाएंगे, और अगर पेन नहीं मिलेगा तो आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं। काम दोनों ने किया, एक ही काम किया, है ना। और अगर आप पेंसिल से नाम लिख रहे हैं तो फिर पेंसिल नहीं लिख रहे, पेन से नहीं लिख रहे होंगे, अगर पेंसिल पेन से लिख रहे हैं तो पेंसिल से नहीं लिख रहे होंगे। इसलिए जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं इनमें आपस में कंपटीशन होता है। दूसरा है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु, पेन जो है पेपर से कैसे संबंधित है, देखिए अगर हमारे पास पेन है और पेपर नहीं है तो हम नहीं लिख सकते, लिखने का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। अगर पेपर है लेकिन पेन नहीं है तब भी लिखने का कार्य पूरा नहीं होगा। तो हम किसी का अगर नाम लिख रहे हैं तो हमें पेन के साथ साथ पेपर की भी ज़रूरत होगी, दोनों की ज़रूरत होगी। अगर दोनों में से एक भी वस्तु नहीं होगी तो फिर हम जो है नाम नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो पेन और पेपर यहाँ पर पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करती हैं बल्कि एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं, इसीलिए इनको कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। एक दूसरे के यूज को पूरा करती हैं, इसीलिए इन्हें पूरक वस्तु या कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि पूरक वस्तु की कीमत या स्थानापन्न वस्तु की कीमत कैसे किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। कहते हैं कि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग को कैसे प्रभावित करती है। मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, एक वस्तु है और उसका नाम है पेन। हम जो ये यहाँ पर x लिख रहे हैं, हमने मान लिया कि x का मतलब है पेन। और x से संबंधित वस्तु है जो, ये संबंधित वस्तु हमने मान लिया है, ये है पेंसिल, क्योंकि पेंसिल पेन की स्थानापन्न वस्तु है, अभी हमने बात की थी। तो हम देखते हैं कि पेंसिल की कीमत का पेन की मांग पर क्या प्रभाव होता है ना। देखिए मांग के नियम के अनुसार अगर हम पेन की मांग की बात करें तो पेन की कीमत का असर तो होता है, हमने पढ़ा था पहले निर्धारक में कि पेन की कीमत कम होने पर पेन की मांग बढ़ जाती है। अब हम कह रहे हैं कि पेंसिल की कीमत अगर कम होती है तो पेन की मांग कैसे प्रभावित होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पेंसिल की कीमत, अगर मांग के नियम को अगर हम अप्लाई करें पेंसिल की कीमत के अनुसार, तो पेंसिल की कीमत में जो परिवर्तन होगा वो दो प्रकार से हो सकता है। या तो कीमत में कमी होगी या फिर इसकी कीमत में वृद्धि होगी। ठीक है, पेंसिल की कीमत में अगर कमी होती है, कीमत में कमी का पेंसिल की मांग पर क्या प्रभाव होगा, यहाँ पर हम मांग का नियम लागू कर देंगे, है ना। ऐसे ही पेंसिल की कीमत में वृद्धि का पेंसिल की मांग पर क्या प्रभाव होगा, यहाँ पर भी हम मांग का नियम लागू कर देंगे, है ना। अब देखिए इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर पेंसिल की कीमत में कमी होती है, यानी इस लाइन को अगर पेंसिल की कीमत फॉलो करती है
तो इस कमी के कारण पेंसिल की मांग में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि पेंसिल की कीमत में कमी हुई है। हमें ऐसा कैसे पता चलता है? हमें मांग के नियम से पता चलता है। ऐसा मांग के नियम के अनुसार, है ना। मांग का नियम कहता है कीमत कम होने पर उसकी मांग, वस्तु की मांग बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर कीमत में वृद्धि होती है, यानी वस्तु की कीमत इस लाइन को फॉलो करती है, तो पेंसिल की मांग में कमी हो जाती है ना। तो अब देखिए, जो पेंसिल की जो मांग है, अगर उसमें वृद्धि होती है, यानी पेंसिल सस्ती हो गई, सस्ती होने से इसका असर पेंसिल की मांग पर यह हुआ कि पेंसिल की मांग बढ़ गई। पेंसिल की मांग बढ़ गई तो क्योंकि पेंसिल सस्ती हो गई है, लोग ज़्यादा पेंसिल खरीद रहे हैं, तो लिखने का काम भी ज़्यादा पेंसिल से होने लगेगा। और पेंसिल से अगर लिखने का काम अगर बढ़ जाएगा, तो पेंसिल से लिखने का काम बढ़ने का पेन की मांग पर सीधा असर हो जाएगा। क्या असर होगा? क्योंकि पेन भी लिखने का कार्य करती है, पेंसिल भी लिखने का कार्य करती है, लोग पेंसिल ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लिखने का काम ज़्यादा पेंसिल से होने लगेगा, क्योंकि पेंसिल सस्ती हो गई है। अगर पेंसिल सस्ती हो गई है, पेंसिल से लिखने का कार्य ज़्यादा होने लगा है, तो पेन का यूज कम हो जाएगा, तो पेन की मांग में कमी आ जाती है ना। देखिए, इस इनडायरेक्ट लिंक को हम डायरेक्ट बना के देखते हैं। पेंसिल की कीमत में कमी हुई, और इस कमी का प्रभाव पेन की मांग में कमी के रूप में आया, है ना। स्थानापन्न, पेन की स्थानापन्न वस्तु है पेंसिल। पेंसिल की कीमत कम हुई, पेंसिल की कीमत में कमी होने पर पेन की मांग भी कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर पेंसिल की कीमत में वृद्धि होती है, तो पेन की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की कीमत पर डायरेक्ट सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसको हम नोट के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको अगर हम इस एग्जाम्पल को ही लिखें, तो लिख सकते हैं पेन की मांग बढ़ती है यदि पेंसिल की कीमत बढ़ती है। पेन की जगह हम लिखेंगे वस्तु, और पेंसिल की जगह लिखेंगे स्थानापन्न वस्तु। तो हम कह सकते हैं वस्तु की मांग बढ़ती है यदि स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है। ठीक है। और जो ये हम बढ़ती ही लिख रहे हैं, यानी जो वृद्धि लिख रहे हैं, इसकी जगह हम कमी भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं पेन की मांग कम होती है यदि पेंसिल की कीमत में कमी होती है। ठीक है। तो पेन और पेंसिल की जगह फिर यही लैंग्वेज बनाएंगे इसकी कि वस्तु की मांग बढ़ती है। देखिए, पेन की जगह हम स्थानापन्न वस्तु नहीं लिखेंगे, पेन की जगह लिखेंगे वस्तु, और पेंसिल की जगह लिखेंगे स्थानापन्न वस्तु, क्योंकि पेंसिल पेन की स्थानापन्न वस्तु है। हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो पेन की मांग को लेकर चल रहा है। हम लिखेंगे वस्तु की मांग कम होती है यदि पेंसिल की कीमत में कमी होती है। ठीक है। तो इसे हम एक नोट की तरह और एक सेंटेंस की तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जगह कम है, थोड़ा सा इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोबारा लिखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। आप वीडियो को पॉज करके, रोक के, रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। किसी वस्तु की मांग उसकी उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत से सकारात्मक रूप में प्रभावित होती है। सकारात्मक रूप में प्रभावित होती है, इस शब्द का अपने आप में मतलब है कि अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, और कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। इस तरह की जो
मांग वक्र होता है, सकारात्मक संबंध को दिखाने वाला जो मांग वक्र होता है, उसका ढाल हमेशा धनात्मक या सकारात्मक होता है। हम इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हम शो करते हैं डिमांड फॉर एक्स। हम यहाँ पर डिमांड फॉर पेन भी लिख सकते हैं, उदाहरण स्पेसिफिक उदाहरण हो जाता है पेन लिखने पर, तो पेन की डिमांड है ना। और वाई एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, PRS लिख लेते हैं, क्योंकि जो रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती है, एक सब्स्टिट्यूट होती है, दूसरी कम्प्लीमेंट्री होती है, तो RS का मतलब स्थानापन्न वस्तु होगी, ठीक है, स्थानापन्न रूप से संबंधित वस्तु। तो यहाँ पर हम इसको PR लिखेंगे, यानी यहाँ पर हमारी पेंसिल की कीमत। अगर हम स्पेसिफिक उदाहरण पर जाएं तो पेंसिल की कीमत, ठीक है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से दूर जाने पर वाई एक्सिस पर अगर दूर जाते हैं तो पेंसिल की कीमत में वृद्धि को दिखाता है, अधिक कीमत को दिखाता है। और एक्स एक्सिस पर जब हम ओरिजिन से दूर जाते हैं तो पेन की डिमांड में वृद्धि को दिखाता है या पेन की अधिक डिमांड को दिखाता है। तो इसका जो मांग वक्र बनेगा वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर बनता है, इस तरीके से ये हमारा डिमांड वक्र बनता है। इसको भी हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है ए, जो पेंसिल की OP कीमत पर पेन की OQ डिमांड को दिखाता है। दूसरा पॉइंट है B, जो पेंसिल की OP1 कीमत पर पेन की OQ1 डिमांड को दिखाता है। तो OP1 कीमत ज़्यादा है, ये मोर प्राइस है ना, और ये मोर डिमांड है। और बिल्कुल ऐसे ही OP लेस प्राइस है और OQ लेस डिमांड है। तो लेस प्राइस लेस डिमांड, मोर प्राइस मोर डिमांड। मोर इसको हम ऐसे कहेंगे, लेस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, लेस डिमांड ऑफ गुड्स, और मोर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मोर डिमांड फॉर गुड्स। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी वस्तु की मांग पर उसकी पूरक वस्तु की कीमत का क्या प्रभाव होता है। हम फिर से उदाहरण पेन का ही लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु X है और हम ये मान के चल रहे हैं कि X का मतलब हमारे लिए पेन है, और इससे संबंधित वस्तु, क्योंकि अब हम यहाँ पर पूरक वस्तु की बात कर रहे हैं, तो इससे जो संबंधित वस्तु है, मान लीजिए वह पेपर है। पेपर पेन की पूरक वस्तु है। अब पेपर की कीमत हम देखेंगे, पेपर की कीमत का पेन की मांग पर क्या प्रभाव होता है ना। पेपर की कीमत में, तो पेपर की कीमत का हम पहले देखेंगे कि पेपर की मांग पर क्या प्रभाव होता है। इसका पता हमें मांग के नियम से चलेगा, या मांग के नियम से पता चलता है कि अगर पेपर की कीमत में कमी आती है तो पेपर की मांग में वृद्धि हो जाती है, और अगर पेपर की कीमत में वृद्धि होती है तो पेपर की मांग में कमी होती है। ऐसा हमें मांग के नियम से पता चलता है, ठीक है। अब हम फिर उसी लॉजिक से काम करेंगे जिसमें हमने स्थानापन्न वस्तु का यूज, मैं जिस लॉजिक का यूज किया था। लॉजिक ये है कि अगर पेपर की मांग बढ़ जाती है, पेपर की मांग कब बढ़ेगी, जब पेपर की कीमत में कमी हो रही है। पेपर सस्ता हो गया, सस्ता होने से पेपर की डिमांड बढ़ गई। पेपर की डिमांड बढ़ने का मतलब ये है कि पेपर पर ज़्यादा काम होने लगा है, और पेपर पर ज़्यादा काम होने लगा है तो फिर पेपर पे लिखने का ही काम होता है ना। तो लिखने का काम ज़्यादा होता है तो पेन की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि बिना पेन के तो आप पेपर पर लिख नहीं सकते, है ना। हम यहाँ पर पेन और पेपर के आपस में संबंध को देख रहे हैं, पेन की मांग और पेपर की कीमत। तो अब हमारा जो वेरिएबल है वो है पेपर की कीमत में अगर कमी होती है तो पेन की मांग में वृद्धि होती है, ठीक है।
अब दूसरा वेरिएबल देखते हैं। अगर पेपर की कीमत में वृद्धि हो रही है ना, तो इसका असर क्या है? पेपर की मांग में कमी आ रही है, और पेपर की मांग में कमी का असर क्या हो रहा है? पेपर की मांग कम हो गई है, पेपर महंगा हो गया है, तो लिखने का काम कम हो जाएगा, और जब लिखने का काम कम होगा तो पेन की ज़रूरत भी कम रह जाएगी, यानी पेन की मांग में भी कमी आ जाएगी, है ना। तो ये हमारा जो है पेन की मांग का दूसरा इशू है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अगर पेपर की कीमत में वृद्धि होती है तो इससे पेन की मांग में वृद्धि हो जाती है। सॉरी, पेपर की कीमत में अगर कमी होती है, ये हमारा वेरिएबल है कीमत। पेपर की कीमत में अगर कमी होती है तो पेन की मांग में वृद्धि होती है, और पेपर की कीमत में अगर वृद्धि हो रही है तो पेन की मांग में कमी हो रही है। ये दोनों एक दूसरे से ऋणात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। पेपर की कीमत में कमी, पेन की मांग में वृद्धि। हम इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। पहले हम इसके नोट के रूप में लिख लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की मांग उसकी स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न नहीं, पूरक वस्तु, पूरक वस्तु की कीमत से ऋणात्मक रूप में प्रभावित होती है। यानी किसी वस्तु की मांग पर उसकी पूरक वस्तु की कीमत का ऋणात्मक प्रभाव होता है। ठीक है, और जब ऋणात्मक रूप से प्रभावित होती है, यानी यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल हैं, एक है पूरक वस्तु की कीमत और दूसरी है वस्तु की मांग। दो वेरिएबल है हमारे पास, पूरक वस्तु की कीमत और दूसरा वेरिएबल है वस्तु की मांग। हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे शो कर सकते हैं। x पर हम dx को शो कर रहे हैं, यानी x की मांग को शो कर रहे हैं, और y पर हम पूरक वस्तु की कीमत को शो कर रहे हैं, PRC लिख रहे हैं। RC का मतलब ऐसी वस्तु जो कॉम्प्लीमेंट्री है और रिलेटेड है ना, रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऋणात्मक प्रभाव का मतलब यह है इसका मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग और उसकी पूरक वस्तु की कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। अब आगे देखते हैं कि हमारा अगला निर्धारक कैसे किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। उपभोक्ता की